नमस्ते। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द शर्ल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लॉ अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। रिचर्ड एब्राइट को बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए शर्ल स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग प्लाउ अवार्ड मिला। तितलियों के प्रति उनके आकर्षण ने ही उनके लिए साइंस की दुनिया खोल दी। At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. 22 साल की उम्र में एक पुराने स्काउट ऑफ द ईयर ने सेल्स कैसे काम करते हैं इस पर एक नई थ्योरी से साइंटिफिक दुनिया में जोश भर दिया। रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के एक आर्टिकल में इस थ्योरी के बारे में बताया। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard Ebright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. यह पहली बार था जब इस जरूरी साइंटिफिक जर्नल ने कॉलेज स्टूडेंट्स का काम पब्लिश किया था। स्पोर्ट्स में यह 15 साल की उम्र में बड़ी लीग में जगह बनाने और पहली बार बैटिंग करते हुए होम रन मारने जैसा होगा। रिचर्ड एब्राइट के लिए यह साइंस और दूसरे फील्ड्स में अचीवमेंट्स की लंबी सीरीज में पहली थी और यह सब तितलियों से शुरू हुआ। An only child, Ebright grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one, but there was one thing I could do, collect things. एक इकलौते बच्चे के तौर पर एब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ में बड़े हुए। उन्होंने कहा, वहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैं पक्का एक टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था, चीज़ें इकट्ठा करना। So he did. And did he ever? Beginning in kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils, and coins. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. तो उन्होंने किया और किया भी। किंडरगार्टन से शुरू करके एब्राइट ने उसी पक्के इरादे से तितलियां इकट्ठा की जो उनकी सभी एक्टिविटीज में दिखी हैं। उन्होंने पत्थर, फॉसिल्स और सिक्के भी इकट्ठा किए। वह एक उत्सुक एस्ट्रोनॉमर भी बन गए। कभी कभी पूरी रात तारे देखते रहते थे। A home run in the game of baseball is when the batter scores a run after running safely around all bases and back to the home plate without stopping. A ball hit out of the playing field is also called a home run. Getting a paper published at the age of 15 in a scientific journal is here compared to scoring a home run while batting for the first time. बेसबॉल के खेल में होम रन तब होता है जब बैटर बिना रुके सभी बेस के चारों ओर सेफ तरीके से दौड़कर होम प्लेट पर वापस आता है और रन बनाता है। खेल के मैदान से बाहर हिट हुई बॉल को भी होम रन कहा जाता है। 15 साल की उम्र में किसी साइंटिफिक जर्नल में पेपर पब्लिश होने की तुलना यहाँ पहली बार बैटिंग करते हुए होम रन बनाने से की गई है। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials, and other equipment, and helped him in many other ways.
शुरू से ही उसमें तेज दिमाग के साथ साथ बहुत जिज्ञासा थी। उसकी माँ भी थी जिन्होंने सीखने में उसकी दिलचस्पी को बढ़ावा दिया। वह उसे ट्रिप पर ले जाती थी, उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरे, माउंटिंग मटेरियल और दूसरे इक्विपमेंट खरीदती थी और कई दूसरे तरीकों से उसकी मदद करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said. After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. उसकी माँ ने कहा, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया, मैं ही उसकी अकेली साथी थी। उसके बाद में उसके लिए दोस्त घर लाती थी, लेकिन रात में हम बस साथ में कुछ करते थे। जब रिची तीसरी क्लास में था, तब उसके पिता की मौत के बाद रिची ही मेरी पूरी जिंदगी था। She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning things. His mother said he liked it. He wanted to learn. वह और उसका बेटा लगभग हर शाम डाइनिंग रूम के टेबल पर बिताते थे। उसकी माँ ने कहा, अगर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। कोई फिजिकल काम नहीं, बल्कि कुछ सीखना। उसे यह पसंद था, वह सीखना चाहता था। And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. और उसने सीखा भी। उसने स्कूल में टॉप ग्रेड हासिल किए। उसकी माँ ने कहा, रोजमर्रा की चीज़ों में वह हर दूसरे बच्चे जैसा ही था। By the time he was in the 2nd grade, Abride had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. See the following box. जब तक वह दूसरी क्लास में था, एब्राइड ने अपने होम टाउन के आसपास पाए जाने वाली तितलियों की सभी 25 तरह की किस्में इकट्ठा कर ली थी। नीचे दिया गया बॉक्स देखें। Species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, Pennsylvania. यानी रीडिंग पेंसिल्वेनिया में 6 सप्ताह में एकत्र की गई तितलियों की प्रजातियां और उप प्रजातियां। फर्स्ट बॉक्स में है गॉशमर विंग्ड बटरफ्लाइज, सेकंड में वुड निम्फ एंड सेटर, एंड थर्ड में ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज। तो फर्स्ट वाइट एम हेयर स्ट्रिक, सेकंड अकेडियन हेयर स्ट्रिक, थर्ड ब्रॉन्ज कॉपर, फोर्थ बॉक कॉपर, फिफ्थ पर्पलिश कॉपर, 6 ईस्टर्न टेल्ड ब्लू, 7 मेलिशा ब्लू, and 8 silvery blue, and last snout butterfly. Second box, first eyed brown, second wood nymph grilling, monarch or milkweed, whites and sulfurs, olympia, cloudless sulfur, European cabbage. Third box, first variegated fritillary, Harris checker spot, pearl crescent, morning clock, painted lady, Buckeye, viceroy, white admiral, red spotted purple, hackberry. Okay, that probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. उन्होंने कहा, शायद तब मेरा तितलियां इकट्ठा करने का काम खत्म हो जाता, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे बच्चों की एक किताब दी जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उस किताब में बताया गया था कि मोनार्क तितलियां सेंट्रल अमेरिका कैसे जाती हैं, और इस किताब ने उस उत्सुक युवा कलेक्टर के लिए साइंस की दुनिया खोल दी। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart,
ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। किताब के आखिर में रीडर्स को बटरफ्लाई माइग्रेशन की स्टडी में मदद करने के लिए इनवाइट किया गया था। उनसे कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्केड की रिसर्च के लिए तितलियों को टैग करने के लिए कहा गया था। Ebright's mother wrote to Dr. Arquette, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Arquette. एब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्केट को लिखा और जल्द ही एब्राइट मोनार्क के पंखों पर हल्के चिपकने वाले टैग लगा रहे थे। जिस किसी को भी टैग की हुई बटरफ्लाई मिलती उससे कहा जाता कि वह टैग डॉक्टर अर्केट को भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks in late summer. She graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. रीडिंग के आसपास बटरफ्लाई इकट्ठा करने का सीजन गर्मियों के आखिर में 6 हफ्ते तक रहता है। नीचे ग्राफ देखें। अगर आप उन्हें एक एक करके पकड़ने जा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए एब्राइट के लिए अगला कदम था तितलियों का झुंड पालना। He would catch a female monarch, take her eggs, and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. वह एक फीमेल मोनार्क को पकड़ते, उसके अंडे लेते और उन्हें अपने बेसमेंट में उनके लाइफ साइकिल अंडे से कैटरपिलर, प्यूपा और फिर एडल्ट बटरफ्लाई तक पालते। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग लगाते और उन्हें छोड़ देते। कई सालों तक उनका बेसमेंट डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज हजारों मोनार्क का घर था। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्टेड इन 6 weeks, यानी 6 सप्ताह में एकत्र की गई तितलियों की संख्या और प्रकार, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ में। फर्स्ट है गॉसमर विंज्ड, तो कितने हैं? 8। वुड न्यूफ एंड सेटर 2। ब्रश फुटेड 10। वाइट्स एंड सल्फर्स 3। मोनार्क 1 एंड स्नाउट 1। तो सबसे ज्यादा क्या है आपके पास? ब्रश फुटेड यानी 10। ओके और उसके बाद ग्रॉसमर विंच 8 एंड देन वाइट एंड सल्फर्स 3 एंड वुड निम्स एंड शटर 2 एंड मोनार्क एंड स्नाउट 1. ओके Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies. It's tedious and there's not much feedback. Ebright said. In all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. एब्राइट ने कहा, आखिरकार तितलियों को टैग करने में मेरी दिलचस्पी कम होने लगी। यह काम बहुत उबाऊ था और इसमें ज़्यादा फीडबैक भी नहीं मिलता था। वे हंसते हुए बोले, जितने भी समय मैंने यह काम किया उनमें से सिर्फ 2 ही टैग की हुई तितलियां दोबारा पकड़ी गई और वे भी मेरे घर से 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी। Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winner had tried to do real experiments, not simply make a neat display. फिर 7वीं क्लास में उन्हें असली साइंस क्या होती है इसका अंदाज़ा तब हुआ जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लिया और हार गए। एब्राइड ने कहा, वहाँ बैठकर कुछ भी ना मिलना सच में बहुत दुखद था, जबकि बाकी सभी ने कुछ न कुछ जीता था। उन्होंने मेढक के टिश्यू की स्लाइड दिखाई थी जिन्हें उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था। उन्हें एहसास हुआ कि जीतने वालों ने असली एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, ना कि सिर्फ एक अच्छा डिस्प्ले बनाया था।
Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment. He said the subject I knew most about was the insect work I'd been doing in the past several years. रिचर्ड एब्राइड में आगे बढ़ने की होड़ या कॉम्पिटिटिव भावना पहले से ही दिखने लगी थी। उन्होंने कहा, मुझे पता था कि अगले साल के फेयर के लिए मुझे एक असली एक्सपेरिमेंट करना होगा। जिस विषय के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा जानकारी थी वह कीड़ों पर किया गया काम था, जिसे मैं पिछले कई सालों से कर रहा था। So he wrote to Dr. Arcade for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. इसलिए उन्होंने आइडिया के लिए डॉक्टर अर्केड को लिखा और जवाब में एक्सपेरिमेंट के लिए कई सुझाव मिले। इन सुझावों ने एब्राइट को हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा और काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में उन्हें पुरस्कार दिलाने वाले प्रोजेक्ट्स में मदद की। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said. But I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अपनी 8वीं क्लास के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइड ने एक ऐसी वायरल बीमारी का कारण पता लगाने की कोशिश की जो हर कुछ सालों में लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती थी। एब्राइड को लगा कि यह बीमारी शायद किसी बीटल ब्रिंग से फैलती है। उन्होंने बीटल की मौजूदगी में कैटरपिलर को पालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मुझे कोई खास नतीजा नहीं मिला, लेकिन मैंने आगे बढ़कर दिखाया कि मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। इस बार मैं जीत गया। The next year his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. अगले साल उनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट इस थ्योरी की जांच करने के लिए था कि वॉइस रॉय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। थ्योरी यह थी कि वॉइस रॉय तितलियां मोनार्क जैसी दिखती हैं क्योंकि मोनार्क तितलियों का स्वाद पक्षियों को अच्छा नहीं लगता। दूसरी ओर वॉइस रॉय तितलियों का स्वाद पक्षियों को अच्छा लगता है, इसलिए वे जितनी ज़्यादा मोनार्क जैसी दिखेंगी उनके पक्षियों का भोजन बनने की संभावना उतनी ही कम होंगी। ओके, हाउ इज द मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम? यानी मोनार्क तितली जो कि ऊपर है, वाइसरॉय तितली जो कि नीचे है से कैसे अलग है। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarch. He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. This project was placed first in the zoology division and third overall in the county science fair. एब्राइट का प्रोजेक्ट यह देखना था कि क्या सच में पक्षी मोनार्क तितलियों को खाते हैं। उन्होंने पाया कि एक स्टार्लिंग पक्षी आम पक्षी भोजन नहीं खाएगा। वह जितनी भी मोनार्क तितलियां पा सकता था उन्हें खा जाता था। एब्राइट ने कहा कि बाद में दूसरे लोगों की रिसर्च से पता चला कि वॉइसरॉय तितलियां शायद मोनार्क की नकल करती हैं। इस प्रोजेक्ट को काउंटी साइंस फेयर में जूलॉजी प्राणी विज्ञान कैटेगरी में पहला और कुल मिलाकर तीसरा स्थान मिला। In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. हाई स्कूल के दूसरे साल में रिचर्ड एब्राइट ने एक ऐसी रिसर्च शुरू की
जिससे एक अनजान किट हार्मोन की खोज हुई। इसी से उन्हें कोशिकाओं यानी कि सेल्स के जीवन के बारे में अपनी नई थ्योरी बनाने में भी मदद मिली। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? वे जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे वह बहुत आसान था। मोनार्क प्यूपा पर मौजूद सोने जैसे रंग के 12 छोटे छोटे धब्बों का क्या काम है? Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebrard said, but Dr. Eckert didn't believe it. Ebrard ने कहा सबको लगता था कि ये धब्बे बस सजावट के लिए, लेकिन डॉक्टर अर्केट को ऐसा नहीं लगता था। To find the answer, Ebrard and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. इसका जवाब खोजने के लिए एब्राइड और एक और बेहतरीन साइंस स्टूडेंट को पहले एक ऐसा डिवाइस बनाना पड़ा जिससे यह पता चल सके कि ये धब्बे एक ऐसा हार्मोन बना रहे हैं जो तितली के पूरी तरह विकसित होने के लिए जरूरी है। This project won Ebrard first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place for zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. इस प्रोजेक्ट की वजह से एब्राइड को काउंटी मेले में पहला स्थान मिला और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री मिली। वहां उन्हें जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान में तीसरा स्थान मिला। उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान लैब में काम करने का मौका भी मिला। As a high school junior, Richard Ebrard continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. हाई स्कूल के जूनियर साल में रिचर्ड एब्राइड ने मोनार्क प्यूपा पर अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट जारी रखे। उस साल उनके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहला स्थान मिला और उन्हें गर्मियों में आर्मी लैब में काम करने का एक और मौका मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormones from the gold spots. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. सीनियर साल में उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक कल्चर में मोनार्क के पंख से कोशिकाएं यानी कि सेल्स विकसित की और दिखाया कि ये कोशिकाएं तभी विभाजित होकर सामान्य तितली के पंख के स्केल्स में बदलेंगी जब उन्हें सोने जैसे रंग के धब्बों से निकलने वाला हार्मोन दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी के लिए पहला स्थान मिला। ग्रेजुएशन के बाद की गर्मियों में उन्होंने आर्मी लैब और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब में और काम किया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebrard went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अगली गर्मियों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने फ्रेशमैन साल के बाद एब्राइड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लैब में वापस गए और सोने जैसे रंग के धब्बों से निकलने वाले हार्मोन पर और काम किया। लैब के एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके वे उस हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगाने में कामयाब रहे। अ ईयर and a half later, during his junior year, Ebrard got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. 1.5 साल
बाद अपने जूनियर साल के दौरान एब्राइट को सेल लाइफ के बारे में अपनी नई थ्योरी का आइडिया आया। यह आइडिया उन्हें तब आया जब वे एक हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटो देख रहे थे। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. This DNA is the blueprint for life. जब उन्होंने वे फोटो देखी तो एब्राइड ना तो यूरेका चिल्लाए और ना ही मुझे मिल गया कहा, लेकिन उनका मानना था कि कीट हार्मोन के बारे में अपनी खोजों के साथ साथ इन तस्वीरों से उन्हें जीव विज्ञान की एक पहेली का जवाब भी मिला। कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ सकती है? डीएनए कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में मौजूद वह पदार्थ है जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के रूप और कार्य को निर्धारित करता है। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. Ebright और उनके कॉलेज के रूममेट जेम्स आर वोंग ने उस पूरी रात मॉलिक्यूल यानी कि अणुओं के चित्र बनाने और प्लास्टिक मॉडल तैयार करने में बिताई ताकि यह दिखाया जा सके कि यह कैसे हो सकता है। बाद में उन्होंने मिलकर वह पेपर लिखा जिसमें इस थ्योरी को समझाया गया था। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. जो लोग रिचर्ड एब्राइट को जानते थे उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं हुई कि उन्होंने हार्वर्ड से सबसे अच्छे सम्मान हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और अपनी 1510 छात्रों की क्लास में दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर बन गए। वहां उन्होंने अपनी थ्योरी को परखने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. अगर यह थ्योरी सही साबित होती है तो यह जीवन की प्रतिक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे कुछ प्रकार की कैंसर और अन्य बीमारियों को रोकने के नए विचार भी मिल सकते हैं। यह सब एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हुआ। हाई स्कूल में मोनार्क प्यूपा पर मौजूद धब्बों के मकसद पर की गई उनकी रिसर्च ही आगे चलकर सेल लाइफ कोशिका जीवन के बारे में उनकी थ्योरी का आधार बनी। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. Ebright also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all-around outdoors person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. रिचर्ड एब्राइट को विज्ञान में तब से दिलचस्पी थी जब उन्होंने पहली बार तितलियां इकट्ठा करना शुरू किया था, लेकिन उनकी दिलचस्पी इतनी भी गहरी नहीं थी कि उनके पास दूसरी चीजों के लिए समय ना हो। एब्राइट एक बेहतरीन डिबेटर, बहस करने वाले और पब्लिक स्पीकर भी बने, साथ ही एक अच्छे कैनोइस्ट और हर तरह की आउटडोर गतिविधियों में माहिर व्यक्ति भी। वे एक कुशल फोटोग्राफर भी हैं, खासकर प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों की तस्वीरें खींचने में। In high school, Richard Ebright was a straight A student because learning was easy.
He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Weirer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weirer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, एब्राइड said. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइड हमेशा एक ग्रेड लाने वाले छात्र थे। चूंकि सीखना उनके लिए आसान था, इसलिए उन्होंने अपनी काफ़ी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लबों में लगाई। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसे वे अपना आदर्श मानते थे, रिचर्ड ए वायरर, जो उनके सोशल स्टडीज के टीचर और दोनों क्लबों के सलाहकार थे। एब्राइड ने कहा, मिस्टर वायरर उस समय मेरे लिए एकदम सही व्यक्ति थे। उन्होंने नए विचारों के लिए मेरा दिमाग खोला। Richard would always give the extra effort, Mr. Weirer said. What pleased me was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. मिस्टर वायरर ने कहा, रिचर्ड हमेशा अतिरिक्त प्रयास करते थे। मुझे जो बात अच्छी लगती थी वह यह थी कि यह व्यक्ति तितलियों पर अपने रिसर्च और अपनी अन्य रुचियों के अलावा रात में 3-4 घंटे डिबेट के रिसर्च में भी लगाता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, Mr. Weirer continued, but not in a bad sense. He explained, Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. मिस्टर वायरर ने आगे कहा, रिचर्ड में कंपटीशन की भावना थी, लेकिन गलत अर्थों में नहीं। उन्होंने समझाया, रिचर्ड को सिर्फ जीतने या इनाम पाने के लिए जीतने में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वे इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वे अपना काम बेहतरीन ढंग से करना चाहते थे। सही वजहों से वे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। That is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first-rate mind, add curiosity, and mix in the will to win for the right reasons. Ebride has these qualities from the time to book. The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebride has never lost his scientific curiosity. और यही एक वैज्ञानिक बनने के लिए जरूरी गुणों में से एक है। एक बेहतरीन दिमाग से शुरुआत करें, उसमें जिज्ञासा जोड़ें और सही वजहों से जीतने की इच्छा शक्ति भी मिला ले। एब्राइड में ये सभी गुण हैं। जब से द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किताब ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोली, रिचर्ड एब्राइड की वैज्ञानिक जिज्ञासा कभी कम नहीं हुई। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ग्लॉसरी। लीग, ग्रुप्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स और टीम्स प्लेइंग मैचेस अमॉन्ग देमसेल्व्स। स्पोर्ट्स क्लब या टीमों के समूह जो आपस में मैच खेलते हैं। काउंटी यानी क्षेत्र, रीजन। स्टार्लिंग, कॉमन यूरोपियन बर्ड विथ ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लमेज विच नेस्ट्स नियर बिल्डिंग्स एंड इज अ गुड मिमिक। यूरोप में पाई जाने वाली आम चिड़िया जिसके पंख काले और भूरे धब्बों वाले होते हैं। यह इमारतों के पास घोंसला बनाती हैं और दूसरों की आवाज़ की नकल करने में माहिर होती है। एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन। यूरेका, a cry of triumph at a discovery originally attributed to Archimedes. किसी खोज के बाद खुशी या जीत का इजहार करने वाला शब्द। यह मूल रूप से आर्किमिडीज से जुड़ा है। कनोइस्ट, पर्सन हु पैडल्स अ कैनो अ लाइट बोट, वह व्यक्ति जो कैनो एक हल्की नाव को पैडल से चलाता है। रीड एंड फाइंड आउट यानी कि पढ़े और जाने। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइड्स लाइफ। रिचर्ड एब्राइड की जिंदगी में एक किताब कैसे टर्निंग पॉइंट बन गई। आंसर, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइड्स लाइफ। द बुक इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका। इट्स इन्विटेशन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्केट to tag butterflies for research opened the world of real science investigation to Ebride. It changed his interest in collecting butterflies into an interest in scientific study and research.
द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स किताब रिचर्ड एब्राइट की जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुई। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। इस किताब ने उन्हें मोनार्क तितलियों के मध्य अमेरिका की ओर प्रवास माइग्रेशन के बारे में बताया। द बुक इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द माइग्रेशन ऑफ अ मोनार्क बटरफ्लाइज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्केट की रिसर्च के लिए तितलियों को टैग करने के निमंत्रण ने एब्राइट के लिए असली वैज्ञानिक जांच पड़ताल की दुनिया खोल दी। इट्स इन्विटेशन बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्केट टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च ओपन द वर्ल्ड ऑफ रियल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टू एब्राइट। इसने तितलियां इकट्ठा करने में उनकी दिलचस्पी को वैज्ञानिक अध्ययन और रिसर्च में बदल दिया। It changed his interest in collecting butterflies into an interest in scientific study and research. Second, how did his mother help him? उनकी माँ ने उनकी मदद कैसे की? Answer. Ebright's mother played a very important role in his development. She encouraged his curiosity, took him on trips, bought him equipment such as a telescope, microscope, and cameras, and provided materials for his experiments. She also gave him books, created learning activities for him, and encouraged him to participate in science fairs. Her constant support, guidance, and encouragement helped him develop into a successful scientist. एवराइट के विकास में उनकी माँ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, उन्हें यात्राओं पर ले गई, उनके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कैमरा जैसे उपकरण खरीदे और उनके प्रयोगों के लिए सामग्री उपलब्ध कराई। Ebright's mother played a very important role in his development. She encouraged his curiosity, took him on trips, bought him equipment such as a telescope, microscope, and cameras, and provided materials for his experiments. उन्होंने उन्हें किताबें भी दी, उनके लिए सीखने की गतिविधियां तैयार की और उन्हें विज्ञान मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। She also gave him books, created learning activities for him, and encouraged him to participate in science fairs. उनके निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने उन्हें एक सफल वैज्ञानिक बनने में मदद की। Her constant support, guidance, and encouragement helped him develop into a successful scientist. Read and find out. First, what lesson does Ebright learn when he does not win anything at a science fair? जब एब्राइट साइंस फेयर में कुछ नहीं जीतता है तो उसे क्या सबक मिलता है? Answer. Ebright learns that merely displaying a neat collection or slides is not enough to win a science fair. He realizes that real science requires conducting experiments and finding answers to scientific questions. This motivates him to move from collecting butterflies to doing scientific research. एब्राइट को पता चलता है कि साइंस फेयर जीतने के लिए सिर्फ स्लाइड का साफ सुथरा कलेक्शन दिखाना काफ़ी नहीं है। एब्राइट लर्न्स दैट merely displaying a neat collection or slide is not enough to win a science fair. उन्हें एहसास होता है कि असली साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट करने और वैज्ञानिक सवालों के जवाब खोजने की ज़रूरत होती है। He realizes that real science requires conducting experiments and finding answers to scientific questions. इससे उन्हें तितलियां इकट्ठा करने से हटकर वैज्ञानिक रिसर्च करने की प्रेरणा मिलती है। This motivates him to move from collecting butterflies to doing scientific research. What experiments and projects does he then undertake? फिर वह कौन से एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट करता है? आंसर. एब्राइट अंडरटेक्स सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स. एब्राइट कई प्रयोग और प्रोजेक्ट करते हैं। फर्स्ट, वायरल डिसीज इन मोनार्क कैटरपिलर्स, यानी कि मोनार्क कैटरपिलर में वायरल बीमारी। He investigates whether beetles transmit a virus that kills monarch caterpillars. यानी वह पता लगाते हैं कि क्या बीटल कोई ऐसा वायरस फैलाते हैं जिससे मोनार्क कैटरपिलर मर जाते हैं। सेकेंड, वाइसरॉय बटरफ्लाई मिमिक्री, यानी वाइसरॉय तितली की नकल। He tests whether viceroy butterflies mimic monarch butterflies to protect themselves from birds.
वह जांच करते हैं कि क्या वॉयसरय तितलियां पक्षियों से बचने के लिए मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। थर्ड, गोल्ड स्पॉट्स ऑन मोनार्क प्यूपा, यानी मोनार्क प्यूपा पर सुनहरे धब्बे। He studies the 12 tiny gold spots and discovers that they produce a hormone needed for the butterfly's development. वह 12 छोटे सुनहरे धब्बों का अध्ययन करते हैं और पाते हैं कि वे एक ऐसा हार्मोन बनाते हैं जो तितली के विकास के लिए जरूरी होता है। सेल ग्रोथ एंड डीएनए। He studies monarch butterfly cells and investigates how the hormone affects cell growth and how cells read the DNA blueprint. वह मोनार्क तितली की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि हार्मोन सेल ग्रोथ पर कैसे असर डालता है और कोशिकाएं डीएनए ब्लूप्रिंट को कैसे पढ़ती हैं। What are the qualities that go into the making of a scientist? एक साइंटिस्ट बनने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? आंसर, A scientist needs a first-rate mind, curiosity, keen observation, analytical ability, hard work, determination, and a willingness to experiment. A good scientist also learns from failures and remains focused on discovering the truth rather than merely winning prizes. एक वैज्ञानिक के पास बेहतरीन दिमाग, जिज्ञासा, बारीकी से देखने की क्षमता, विश्लेषण करने की काबिलियत, कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और प्रयोग करने की इच्छा होनी चाहिए। A scientist needs a first-rate mind, curiosity, keen observation, analytical ability, hard work, determination, and a willingness to experiment. एक अच्छा वैज्ञानिक अपनी नाकामियों से भी सीखता है और सिर्फ इनाम जीतने की बजाय सच्चाई का पता लगाने पर ध्यान देता है। A good scientist also learns from failures and remains focused on discovering the truth rather than merely winning prizes. Think about it. First, how can one become a scientist, an economist, a historian? Does it simply involve reading many books on the subject? Doesn't involve observing, thinking, and doing experiments? कोई साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन कैसे बन सकता है? क्या इसके लिए बस उस सब्जेक्ट पर कई किताबें पढ़नी होती है? क्या इसमें ऑब्जर्व करना, सोचना और एक्सपेरिमेंट करना शामिल है? आंसर, Reading books gives us basic knowledge, but it is not enough to become an expert. One also needs curiosity, observation, critical thinking, analytical reasoning, and practical investigation. A scientist conducts experiment, an economist studies and analyzes data, and a historian studies evidence and historical sources. Thus, learning involves reading, thinking, observing, and doing. किताबें पढ़ने से हमें बुनियादी जानकारी तो मिलती है, लेकिन एक्सपर्ट बनने के लिए यह काफ़ी नहीं है। रीडिंग बुक्स गिव्स अस बेसिक नॉलेज बट इट इज़ नॉट इनफ टू बिकम एन एक्सपर्ट। इसके लिए जिज्ञासा, बारीकी से देखने की क्षमता, सोच समझकर विचार करने की क्षमता, विश्लेषणात्मक तर्क और व्यवहारिक जांच पड़ताल की भी जरूरत होती है। One also needs curiosity, observation, critical thinking, analytical reasoning, and practical investigation. एक वैज्ञानिक प्रयोग करता है, एक अर्थशास्त्री डेटा का अध्ययन और विश्लेषण करता है और एक इतिहासकार सबूतों और ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करता है। A scientist conducts experiments, an economist studies and analysis data, and a historian studies evidence and historical sources. इस तरह सीखने में पढ़ना, सोचना, देखना और काम करना शामिल है। Thus, learning involves reading, thinking, observing, and doing. Second, you must have read about cells and DNA in your science books. Discuss Richard Ebright's work in the light of what you have studied. If you get an opportunity to work like Richard Ebright on projects and experiments, which field would you like to work on and why? आपने अपनी साइंस की किताबों में सेल्स और डीएनए के बारे में पढ़ा होगा। आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर रिचर्ड एब्राइट के काम पर बात करें। अगर आपको रिचर्ड एब्राइट की तरह प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पर काम करने का मौका मिले तो आप किस फील्ड में काम करना चाहेंगे और क्यों? आंसर, Richard Ebright's work is related to cells, hormones, and DNA. His research helped him understand how cells use the DNA.
blueprints to control their activities. If I got an opportunity to work like Richard A. Bright, I would choose molecular biology or genetic engineering because I would like to understand how genes work and how scientific research can help improve human health and agriculture. रिचर्ड एब्राइट का काम सेल्स, हार्मोन और डीएनए से जुड़ा है. रिचर्ड एब्राइट्स वर्क इज रिलेटेड टू सेल्स, हार्मोन्स एंड डीएनए. उनकी रिसर्च से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि सेल्स अपनी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए डीएनए ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं. His research helped him understand how cells use the DNA blueprint to control their activities. अगर मुझे रिचर्ड एब्राइट की तरह काम करने का मौका मिले तो मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग चुनूंगा, क्योंकि मैं यह समझना चाहता हूँ कि जीन्स कैसे काम करते हैं और साइंटिफिक रिसर्च इंसानी सेहत और खेती को बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है. If I got an opportunity to work like Richard A. Bright, I would choose molecular biology or genetic engineering because I would like to understand how genes work and how scientific research can help improve human health and agriculture. Talk about it. Children everywhere wonder about the world around them. The question they ask are the beginning of scientific inquiry. Give below are some questions that children in India have asked Professor Yash Pal and Dr. Rahul Pal as reported in their book Discovered Questions. हर जगह बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचते हैं. वे जो सवाल पूछते हैं वे साइंटिफिक खोज की शुरुआत होते हैं. नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं जो भारत में बच्चों ने प्रोफेसर यशपाल और डॉक्टर राहुल पाल से पूछे हैं, जैसा कि उनकी किताब डिस्कवर्ड क्वेश्चंस NCERT 2006 में बताया गया. फर्स्ट, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, व्हाट आर इट्स यूजेस. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके क्या इस्तेमाल है. आंसर, DNA fingerprinting is a technique used to identify a person by studying the unique patterns in their DNA. It is used in forensic investigations, identifying individuals and establishing biological relationship. DNA फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति के DNA में मौजूद अनोखे पैटर्न का अध्ययन करके उसकी पहचान करने के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल फोरेंसिक जांच, व्यक्तियों की पहचान करने और जैविक संबंध स्थापित करने में किया जाता है. सेकेंड, हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम्ब्स. मधुमक्खियां अपने छत्ते की पहचान कैसे करती हैं. आंसर, हनी बीज यूज स्मेल्स एंड केमिकल सिग्नल्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन हाइव. They can also use landmarks and the position of the sun to help find their way back. मधुमक्खियां अपने छत्ते की पहचान करने के लिए गंध और केमिकल संकेतों का इस्तेमाल करती हैं. वे वापस आने का रास्ता खोजने के लिए लैंडमार्क और सूरज की स्थिति का भी इस्तेमाल कर सकती हैं. थर्ड, व्हाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स. बारिश बूंदों में क्यों होती है. आंसर, वाटर वेपर condenses into tiny water droplets, round particles in the atmosphere. These droplets join together and become larger. When they become heavy enough, gravity pulls them down as rain drops. वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में तब्दील हो जाती हैं. ये बूंदें आपस में जुड़कर बड़ी हो जाती हैं. जब इनका वजन पर्याप्त हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल इन्हें नीचे खींचकर बारिश की बूंदों में बदल देता है. Can you answer these questions? You will find Professor Yash Pal's and Dr. Pal's answer as given in discovered question on page 75. क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं. आपको प्रोफेसर यशपाल और डॉक्टर राहुल पाल के जवाब जैसा कि डिस्कवर्ड क्वेश्चन में दिया गया है पेज 75 पर मिलेंगे. ओके. सेकंड, you also must have wondered about certain things around you. Share this question with your class and try to answer them. आपने भी अपने आसपास की कुछ चीज़ों के बारे में सोचा होगा. इन सवालों को अपनी क्लास के साथ शेयर करें और उनके जवाब देने की कोशिश करें. आंसर, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वी कैन डिस्कस आर. कुछ दिलचस्प सवाल जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं वे हैं. फर्स्ट, वाई डज द स्काई अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट. सूरज उगते समय
सूरज उगते और डूबते समय आसमान लाल क्यों दिखता है? बिकॉज सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू मोर एटमोसफियर एट दिस टाइम्स कॉजिंग ग्रेटर स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेव लेंथ्स। क्योंकि इन समयों पर सूरज की रोशनी को ज़्यादा वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, जिससे कम वेवलेंथ्स वाली रोशनी ज़्यादा फैलती है। सेकेंड, वाई डू ऑनियंस मेक अस क्राई व्हेन वी कट देम? प्याज काटने पर हमें रोना क्यों आता है? कटिंग एन ऑनियन releases irritating chemicals that affect our eyes and cause the tear glands to produce tears. प्याज काटने से जलन पैदा करने वाले केमिकल निकलते हैं जो हमारी आंखों पर असर डालते हैं और टीयर ग्लैंड्स आंसू बनाने वाली ग्रंथियों को आंसू बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ओके।